जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जनपद की बड़ी खबर के साथ एक बार सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने आखिरकार टिकट का बंटवारा करके बता ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल है, चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में राहुल गांधी को 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश बुलाया है। इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान का भी टिकट कटने जा रहा है। दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या बीजेपी नया मुख्यमंत्री देख रही है? साथ साथ अशोक गहलोत की रैली में मोदी मोदी के नारे लगाने को लेकर जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ है। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में क्या राम मंदिर बनने के बाद उस पर हमला करवाकर किसी मुसलमान को फंसा देगी भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं का वोट इकट्ठा करेगी? कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक ऐसी बात कही है जिस पर उठे हैं कई सारे सवाल। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे कि किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया कि किस तरीके से जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की बीच रैली में ईआरसीपी को लेकर लोगों ने जोरदार विरोध किया है। दोस्तों बैनर पोस्टर लहराते हुए कई सारे किसान नजर आए थे। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। और इसी के साथ में 2 एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया है ऐलान। साथ तेलंगाना के अंदर बीजेपी के नेता अपने 25 साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी अपडेट यहां से भी सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में जो संकेत मिले हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत राहुल गांधी को 30 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर उतारा है। दोस्तों राहुल गांधी काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में विधायक है जिन्होंने 2018 में बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल वर्मा को 13,000 वोटों से हराया था। यानी कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ से शुरुआत करने जा रही है। दरअसल दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावनाएं एक बार फिर से तेज है और वर्तमान विधायक कुणाल चौधरी को वापस से कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। और राहुल गांधी के रैली करने के बाद माहौल आसपास की सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें कई सारे सांसदों को बीजेपी ने विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है। नर्मदापुरम से सांसद राव उदय प्रताप सिंह को तेंदुखेड़ा से मैदान में उतारा गया है। शहडोल से बीजेपी के सांसद हिमाद्री सिंह को जयपुर या अनूपपुर से मैदान में उतारा गया है। साथ साथ सीधी के सांसद रीति पाठक को सीधी जिले से मैदान में उतारा गया है। साथ साथ रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर को झाबुआ और सांसद गणेश सिंह को अमरपाटन से मैदान में बीजेपी ने उतारा है। दूसरे लिस्ट के अंदर सांसदों को बीजेपी विधायकी का चुनाव लड़वा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब विधानसभा में अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो अपने सांसदों को विधायक बनाने पर जुटी है। यानी चुनाव जीतने के लिए सांसदों का ओहदा भी कम किया जा रहा है, उनसे विधायकी लड़वाई जा रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के बाद अपने लिए और मुश्किलें खड़ी कर ली है। बीजेपी ने विंध्या क्षेत्र के अंदर नारायण त्रिपाठी जो बीजेपी के एमएलए हैं सतना मेहार विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी दी है और कांग्रेस पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद विंध्या रीजन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह और ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। वहीं पर भगवान राम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले और रावण की पूजा करने वालों को बीजेपी ने टिकट दिया है। सनातन के छद्म ठेकेदार हुए हैं बेनकाब, कांग्रेसी प्रवक्ता की ओर से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि रामायण को जलाने वालों को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। साथ साथ दोस्तों क्या अशोक गहलोत की रैली में मोदी मोदी के नारे लगे हैं? यानी क्या राजस्थान के अंदर अब चुनाव में बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है? दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाने को लेकर कई सारे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गहलोत ने जनता से कहा कि रैली में सिर्फ राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगेंगे, लेकिन जनता नहीं मानी और मोदी मोदी चिल्लाने लगी। इस तरीके के पोस्ट करके दावे किए जा रहे हैं और भाजपा समर्थित लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आज तक की ओर से किए गए फैक्ट चेक में पता चला कि अशोक गहलोत की रैली में मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे थे, बल्कि जनता शोर मचा रही थी, जिस शोर को मोदी मोदी के ऑडियो क्लिप से जोड़कर वायरल कराने की कोशिश की गई। दोस्तों इंटरनेट पर सर्च करने के बाद जो वीडियो मिला है, जो ओरिजिनल वीडियो है, उसमें दूर दूर तक कहीं भी मोदी मोदी सुनाई नहीं दे रहा है। आज तक की ओर से किए गए फैक्ट चेक में स्पष्ट तौर पर दूर दूर तक कहीं भी मोदी मोदी के नारे अशोक गहलोत की रैली में नहीं लगाए गए हैं। ये दावा पूरी तरीके से फेक है और ऐसे जो वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं दोस्तों उसके पीछे आप लोग जानते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल जुटा हुआ है और बीजेपी राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तो हो सकता है कि अशोक गहलोत वर्सेस मोदी चुनाव बनाने के लिए इस तरीके के वीडियो वायरल कराए जा रहे हो। साथ साथ दोस्तों सूत्रों ने बड़ा दावा किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी लिस्ट आने के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दूर दूर तक नाम नहीं है। दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में बड़ी बगावत की खबर है। सीएम पार्टी तोड़ सकते हैं या
छोड़ सकते हैं। यानी दोस्तों जो लिस्ट जारी की गई उसमें पहली लिस्ट के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान का नाम होना चाहिए था। जो मुख्यमंत्री है उनको लेकर तो कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को कंफर्म रहना चाहिए था कि इनको हम मैदान में उतारेंगे, लेकिन दो लिस्ट सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री को उनके परंपरागत सीट पर भी नहीं उतारा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के विकल्प से दूर करना चाहती है, बल्कि उनका कद कम किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि जितने समय तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को बराबर कर चुके हैं। और अगर अगला कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान को मिल जाता है तो इसका मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा समय एक राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। और बीजेपी के अंदर कोई प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा लोकप्रिय या फिर ज्यादा दिनों तक शासन चलाने का रिकॉर्ड बना ले तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के शुभचिंतकों को। यही बड़ा कारण है कि हो सकता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान का कद घटाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित न किया जाए, बल्कि बीजेपी अगर गलती से चुनाव जीत जाए तो वो शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को मैदान में ना उतार दे मुख्यमंत्री बनने के लिए। दरअसल दोस्तों आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ टिकट कटने के बाद मेहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के और सांसदों के चुनाव लड़ने पर, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव सिरमौर विधानसभा में प्रचार करते नजर आएंगे और इसके बाद उनकी जनसभा में जिस तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी टिकट समाजवादी पार्टी को देगी। ये बात तो तय है कि कम से कम 4-5 सीटें तो समाजवादी पार्टी डिजर्व करती है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी दहाई के आंकड़े तक जाने की कोशिश करेगी और क्या उनके पास इतने मजबूत कैंडिडेट है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी सपा को एडजस्ट कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सारा इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कितनी सीटें मांगते हैं। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर तरह तरह के मीडिया में चर्चाएं चल रही है। जब अखिलेश यादव से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के नेता तो अलग तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बैठते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि ये बातें कहीं और से नहीं आनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गठबंधन को लेकर कई सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की ओर से ये बातें कही गई है दोस्तों। और गठबंधन में टिप्पणियां केवल इस बात को लेकर की जाती है कि दबाव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाए। कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन तय है, लेकिन शायद सीटें बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी चर्चा जारी है। साथ साथ दोस्तों BR पाटिल जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने दावा किया है कि जनवरी के आसपास राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद हिंदू वोट को पाने के लिए बीजेपी राम मंदिर पर बम गिराकर मुसलमानों को फंसा देगी और हिंदू वोट अपने साथ में लाने का पूरा प्रयास करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों BR पाटिल के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर बीजेपी की ओर से अभी कोई राय सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं इसके पीछे कोई उनके पास जानकारी है, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की ओर से भी कहा गया था कि राम मंदिर जब बन जाएगा तो हो सकता है गोधरा जैसी घटना करवाई जाए ताकि हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लाया जाए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक और तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नागदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कई सारे बीजेपी के नेता पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 9 बीजेपी के काउंसलर इस्तीफा देंगे, जबकि 17 बीजेपी के काउंसलर नागदा से इस्तीफा देंगे। यानी दोस्तों 9 खाचरौद क्षेत्र से इस्तीफा देने वाले हैं, जबकि 2 बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर भी रिजिग्नेशन दे चुके हैं। 35 बीजेपी के सरपंच ने अपना रिजिग्नेशन देने की बात कही है। 3 बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा देने की बात कही है। मामा के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। साथ साथ दोस्तों पंजाब के अंदर बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 MLA उनके संपर्क में है। मान का तंज है कि CM की ख्वाहिश की भ्रूण हत्या हो रही है। दरअसल दोस्तों पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 मौजूदा विधायक उनके संपर्क में है, 18 हमारे पास पहले से है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकसभा की सीटें जीत गए तो आम आदमी पार्टी सरकार बिखर जाएगी। पंजाब के CM भगवत मान ने प्रताप सिंह बाजवा के दावे पर पलटवार किया है। भगवत मान ने बाजवा को ट्वीट करके कहा कि आप पंजाब के लोगों की चुनी हुई सरकार को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपके मुख्यमंत्री बनने की इच्छा की भ्रूण हत्या की है। CM मान ने आगे लिखा कि मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, आपकी तरह कुर्सी का तिकड़मबाज नहीं हूं। भगवत मान ने प्रताप सिंह बाजवा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो हाई कमान के साथ ये बात करके दिखाओ। साथ साथ दोस्तों ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर ERCP का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि अगर 2019 में बीजेपी चुनाव राजस्थान के अंदर जीत जाती है तो राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी रैली करने के लिए राजस्थान में मौजूद थे, जहां पर प्रधानमंत्री के रैली के दौरान कई सारे किसान अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए और प्रधानमंत्री के सामने बैनर पोस्टर लहराने लगे। किसानों ने जिस तरीके का विरोध किया है, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई है दोस्तों। लोगों ने इस पर लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन किसान पुत्रों से मारपीट की है। राजस्थान की जनता ध्यान रखे, बीजेपी का चरित्र हक मांगने वालों पर इसी तरीके से निकलकर सामने आता है। साथ साथ दोस्तों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और जननायक जनता पार्टी राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे से ज्यादा मुश्किलें जननायक जनता पार्टी ने बढ़ाई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कई सारी सीटें हैं जहां पर जाट समाज बहुतायत में है और जननायक जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के कारण यह बात तो तय है कि जाट समाज का वोट जननायक जनता पार्टी को भी मिलेगा, जिसके कारण बीजेपी को नुकसान होने वाला है दोस्तों। साथ साथ इंडियन आर्मी के जवान को लेकर एक दावा किया गया था। इंडियन आर्मी के जवान को 6 लोगों ने घेर कर केरल के अंदर उनके पीठ पर PFI लिख दिया था। इस तरीके के दावे अंशुल सक्सेना नाम के बीजेपी समर्थक ट्विटर हैंडल से किया गया। इसके बाद मोहम्मद जुबैर ने अपडेट देते हुए बताया है कि आर्मी के इस जवान और उसके दोस्त ने दोनों ने मिलकर ये पूरा ड्रामा रचा था अपने आप को फेमस करने के लिए। पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को कस्टडी में ले लिया है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी और जेडीएस के कई सारे कार्यकर्ता जो दोनों पार्टियों के गठबंधन से नाराज है, उन्होंने पद्मनगर में बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जेडीएस के भी कई सारे नेता DK शिव कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। जबरदस्त असर देखने को कर्नाटका में मिल रहा है। साथ साथ बीजेपी के एक नेता है तेलंगाना के अंदर कोमाटी रेड्डी, जिन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री KCR को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी तो वो करने को तैयार है। और ये सनसनीखेज खुलासा उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के बाद किया है। यानी कांग्रेस पार्टी राज्य में लगातार अपना विस्तार कर रही है और ऐसे में बीजेपी के नेता अपने साथ 25 और बड़े नेताओं को लाकर KCR के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इस तरीके का बयान दिया है दोस्तों। साथ साथ हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज कसा है। सालाना अंदाज में कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच ये है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। बता दें कि बीजेपी ने जिन 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 39 ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए रणदीप सुरजेवाला बोले का 18 साल में मध्य प्रदेश को बीजेपी की सरकार ने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में आने लगा है। इसलिए 15 दिन पहले अमित शाह और कल नरेंद्र मोदी ने शिवराज जी के नाम और काम से किनारा कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने कई और बातें कही है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। करप्शन मामले में अरेस्ट का वारंट जारी हुआ है। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं मनप्रीत सिंह बादल। साथ साथ कमलनाथ की टिप्पणी, कहा भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी हार स्वीकार कर ली है और झूठी उम्मीद का आखिरी दाव खेल रही है। दूसरी लिस्ट में एक ही बात नजर आ रही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। साथ साथ दोस्तों RSS की शाखा में कुछ तो है जो ऐसे नमूने आते हैं। 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लेने पर पवन खेड़ा की ओर से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया है दोस्तों। पवन खेड़ा ने कहा कि नोटबंदी जैसे फैसले की आलोचना करते हुए कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। RSS की शाखा में कुछ तो है जहां से ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि फिल्म अभिनेत्रियों को नई संसद में बुलाया गया लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी है। ये लोग ब्रजभूषण को निकाल नहीं पाए और महिला अधिकारों की बात करते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री बता दे कि बीजेपी की किसी सरकार ने 5 साल में 250 कॉलेज खोले हो भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जिस अजीत पवार को जेल भेजने की बात करते थे उसके साथ बैठकर आज बजट बना रहे हैं और ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। साथ साथ दोस्तों हार के डर से बीजेपी इतनी बौखलाई है कि केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे रही है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की टिकटों पर टिप्पणी की है। उनका मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी टिकाऊ माल को टिकट देगी, ना कि बिकाऊ माल को टिकट देगी। साथ साथ दोस्तों अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना से बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए शायद अब भाजपा अपने पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। दरअसल बीजेपी की केंद्र सरकार 50% जवानों को स्थायी करने पर मंथन कर रही है। अभी की स्थिति में 25% जवानों को परमानेंट करके 75% जवानों को कुछ राशि के साथ बाहर मार्केट में छोड़ा जाएगा, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। देखते हैं दबाव का कुछ असर होता है या नहीं होता। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार की हिदायत के बावजूद उनके मंत्री समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा नाराज है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में मंत्रियों को कह दिया था कि आप लोग सचिवालय समय पर पहुंचिए, लेकिन एक बार फिर जब वो रिव्यू करने के लिए पहुंचे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तो उनको पता चला कि उनके कई सारे मंत्री नहीं आए हैं। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी हमारे स्टार प्रचारक है, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है। पवन खेड़ा बोले कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटका से लेकर हिमाचल प्रदेश और जिन राज्यों के अंदर हमारे खिलाफ टिप्पणी की है वहां पर हम लोग जीते हैं और हम लोग मध्य प्रदेश राजस्थान भी प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन के
कारण जीतेंगे, क्योंकि वो जहां जहां जाएंगे वहां पर केवल कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। अपने भाषण के लगभग 90% भाषण में वो केवल कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं और इससे कांग्रेस पार्टी का प्रचार होता है। साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा बोले, कहा जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, अब राजस्थान भाग गई है। उन्होंने हरियाणा के लोगों को ठग लिया है, अब राजस्थान के लोगों को ठगना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट अभी तक बीजेपी ने तय नहीं किया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने सरपंच पद के लिए कुछ लोगों को रिजर्व रखा है, श्रीमंत से श्री अंत की तरफ। साथ साथ दोस्तों काहे का बहस, फालतू की बातें हैं। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में बहस की न्यूज मीडिया में जानकारी दी जा रही थी। न्यूज मीडिया में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक के दौरान दोनों नेता आपस में भिड़ गए, लेकिन मीडिया से बात करते हुए ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बातें हवा में उड़ने वाली बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ साथ दोस्तों पत्रकारों को चाय के लिए ढाबों पर ले जाए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऑडियो के माध्यम से अपने नेताओं को संबोधित करते हुए जो बातें कही है वो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐसी बातें कही है जो ऑडियो में वायरल हो गया है। उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि नकारात्मक प्रचार से बचने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें चाय के ढाबों पर ले जाए। जैसे ही ये ऑडियो सामने आया, बीजेपी पर मीडिया को मैनेज करने का आरोप लगाया गया। दोस्तों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के इस बयान को लेकर अब विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ISI जासूस शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान को दे रहा था भारतीय सेना की खुफिया जानकारी। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे के चीनी मिल पर GST ने 19 करोड़ के बकाये का नोटिस चस्पा किया है। पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये बात तो तय है, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है, क्या ये राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत की गई कार्रवाई है, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही है। साथ साथ दोस्तों MCD के सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद ने रमेश विधुड़ी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। सितंबर महीने में दिल्ली नगर निगम MCD की बैठक में बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी की तरफ से संसद में बोले गए अपशब्दों को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के काउंसलर मोहिनी जिंदवाल लेकर आई। इसके बाद मामले पर बीजेपी के नेता विरोध करने लगे। दरअसल दोस्तों हंगामा इतना बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से रमेश विधुड़ी इस्तीफा दो के नारे लगाए गए, वहीं पर बीजेपी के पार्षदों की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। इसके पलटवार में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने सदन में हंगामा बढ़ता देख सबको फटकार लगाई है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बंगाल का मॉडल लागू कर रही है। जैसे बंगाल में बीजेपी ने कई सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, वैसे ही अब केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को बीजेपी मध्य प्रदेश में मैदान में उतार रही है, लेकिन कितना सफल हो पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं इसे लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आती है। दोस्तों साथ साथ पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की असलियत यह है कि जब सदन के अंदर फिल्म अभिनेत्रियों को बुलाया गया था, उसी दिन राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। यही प्रधानमंत्री मोदी की हकीकत है। महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। साथ साथ दोस्तों अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक और अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंधों की बातें कर रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK और गिलगिट बाल्टिस्तान के दौरे पर अमेरिका का एम्बेसडर पहुंचा है और आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधन भी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत सरकार को अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 80 लाख के मुकाबले इस बार वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रंट लाइन श्रमिकों के लिए लगभग 66 लाख नौकरियां सृजित की गई है। फ्रंट लाइन की नौकरियों में कॉल सेंटर कर्मचारी, डिलीवरी कर्मी, मार्केटिंग अधिकारी, बिक्री एवं व्यवसाय विकास अधिकारी और हाउस कीपिंग स्टाफ जैसे ग्राहकों से सीधे रूबरू होने वाली अन्य नौकरियां भी शामिल है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार लगभग 17% की गिरावट आई है नौकरियों के सृजन को लेकर। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा में बीजेपी बड़ी कोशिश के बावजूद अपना दम नहीं दिखा पा रही है। सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन रैलियों में भीड़ न जुटना बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वहीं पर RK सिंह जो बीजेपी के आरा से सांसद हैं, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि भोजपुरी के अभिनेता और गायक पवन सिंह को यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है। लेकिन RK सिंह ने स्पष्ट कहा है कि वो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजनीति से अभी कोई संन्यास की बातें नहीं है। RK सिंह ने कहा कि मुझे राज्यपाल का पद नहीं मिलने वाला है, मैं यहीं से वापस से चुनाव जीत कर जाऊंगा। यानी बीजेपी के नेता खुलकर टिकट क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों बीजेपी के नेताओं को टिकट दिया जाता है नहीं दिया जाता। साथ साथ RJD के सांसद मनोज झा को और RJD के विधायक चेतन आनंद ने निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पर किए पोस्ट पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें मनोज झा ने ठाकुर वाली कविता पोस्ट की थी। इस पर चेतन आनंद ने कहा कि ठाकुरों को लेकर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद में मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर सुनाई थी चर्चित कविता। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों आज जीतू पटवारी की जन आक्रोश यात्रा में दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों जुड़ने वाले हैं। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़ने से दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।